feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। मैं अभिसार शर्मा और आज का मुद्दा है रामदेव का यू टर्न आसनम। क्या हुआ तेरा वादा? आप जानते हैं दोस्तों, रामदेव ने हमको एक वादा किया था कोरोना की दवाई को लेकर। उस मुद्दे को लेकर वो पलट गए हैं, उस पर यू टर्न ले लिया है और कोई भी मुख्यधारा का न्यूज चैनल उनसे सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे गाजे बाजे के साथ तमाम न्यूज चैनल्स पर हमने ढेरों विज्ञापन देखे थे, रामदेव के ढेरों इंटरव्यूज देखे थे इस शक्ल में, और अब कोई न्यूज चैनल उनसे यह सवाल नहीं कर रहा था कि जो आपने वादा किया था वो वादा कहां गया, जिसमें आपने ये कहा था कि कोरोना का हमने इलाज ढूंढ लिया है। अब आप क्या कह रहे हैं कि ये कोरोना का प्रबंधन है, कोविड मैनेजमेंट है। वो आयुष मंत्रालय जिसने रामदेव से सवाल किया था, अब उसी आयुष मंत्रालय ने उन्हें उनका जो कोरोनिल है उसे बेचने की इजाजत दे दी है। आप जानते हैं क्यों, और क्यों मीडिया सवाल नहीं करेगा? उसका जवाब जानने के लिए आपको यह तस्वीर देखनी पड़ेगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जब मीडिया इस तरह से रामदेव की गोदी में होगी, जब मीडिया की सुर्खियों में पतंजलि एड्स का विज्ञापन चलेगा, तो आप मुझे बताइए ना, मीडिया कैसे उनसे सवाल करेगा और किस तर्ज पर उनसे सवाल करेगा? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे की क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि अब रामदेव खुद को पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब लोग मुझ पे निशाना साध रहे हैं। वो शख्स जो सत्ता से इतना करीब है, अब वो खुद को पीड़ित बता रहा है। रामदेव जी, कुछ सवाल हैं आपके लिए, मगर उससे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं इस पूरे मामले की हुआ क्या। पहली बात, पतंजलि ने कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को एक किट के रूप में 23 जून को लॉन्च किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें रामदेव भी थे, बालकृष्ण भी थे। इसे कोरोना के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च करने का दावा किया गया। क्रोनोलॉजी में तीसरा कदम, लेकिन बाद में इस पर आयुष विभाग ने आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के बाद रामदेव यू टर्न ले लेते हैं। नोटिस के बाद पतंजलि अपने दावे से पलट गई। पतंजलि ने जवाब में कहा कि कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई गई है और ना ही कभी कोरोना की बताकर प्रचार प्रसार किया गया है। गौर किया आपने? ना ही कोरोना की दवा बताकर प्रचार प्रसार किया गया है। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि खुलेआम रामदेव इंटरव्यूज में आके कह रहे थे, कम से कम वो चैनल्स ये दावा कर रहे थे जहां आप बैठे थे रामदेव, और अब आप हमसे क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी दावा नहीं किया। अब मैं आपके सामने पूरे पुख्ता सबूत के साथ आपके सामने एक एक पोल खोलने वाला हूं। सबसे पहले रिपब्लिक की यह तस्वीर देखिए। यहां पर साफ तौर पर ऊपर लिखा हुआ है, रामदेव कोविड क्योर, रामदेव्स पतंजलि क्लेम्स क्योर फॉर कोविड। यह कोई और नहीं, रामदेव कह रहे हैं। उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप देख सकते हैं कि रामदेव और बालकृष्ण साथ साथ बैठे हैं। एएनआई की प्रेस रिलीज है जिसमें रामदेव क्या कह रहे हैं? वीव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल्ड रिसर्च एविडेंस एंड ट्रायल बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए दवा। अब आप कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए। अरे भाई, दवा और प्रबंधन में बहुत बड़ा फर्क है रामदेव जी, यह बात तो आप समझते हैं कि नहीं? अब आप देखिए उसके बाद क्या दावा किया गया था इंडिया टीवी पर, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना दावा है। यहां पर रामदेव बकौल इंडिया टीवी क्या कह रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है बिसाइड्स कोरोनिल। रामदेव अपने लाखों करोड़ों भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि आप कोरोनिल लीजिए और आपको एलोपैथी के जरिए इलाज लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप बताइए मुझे। रामदेव, आप जानते हैं कि आपकी एक एक बात पर लोग विश्वास करते हैं।
आप यह भी जानते हैं कि मेरे परिवार में आपके कितने भक्त रहे हैं। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, और मैं रहा हूं, क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस तरह की गलत बयानी कैसे कर सकते हैं? बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए। ईटी नाउ में भी पतंजलि लॉन्चेस इन आयुर्वेदिक कोविड ड्रग नेम कोरोनिल, वॉच बाबा रामदेव, यानी कि बिजनेस चैनल्स में भी पहुंच के रामदेव इंटरव्यू दे रहे थे। सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि आखिर वजह क्या है। यह देखिए टाइम्स नाउ, यहां पर भी उनके दो बड़े एंकर्स बैठ के उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, और इसमें रामदेव ये बता रहे हैं कि भाई कोरोनिल के अंदर हमने कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया। पूरे देश को लगातार एक दिन तक ये बताया जाता रहा, मगर जैसे ही आयुष मंत्रालय एक नोटिस भेजता है उसके बाद यू टर्न हो जाता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यू टर्न होने के बावजूद आखिर मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहा, तो उसका जवाब आपके सामने इस चैनल की सुर्खियां। इस चैनल में आप देख सकते हैं बाकायदा 1 2 3 4 5 सुर्खियां दी गई हैं, मगर ऊपर पतंजलि का विज्ञापन है। और रामदेव क्या कह रहे थे कि हमने विज्ञापनों के जरिए कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया कि कोरोनिल जो है वो कोरोना का इलाज है। तो आप बताइए ना, आखिर कैसे पूछेंगे समाचार चैनल्स उनसे सवाल? उसके बाद देखिए उसी चैनल का एक और विज्ञापन। बात यहां नहीं रुकती, एक और चैनल, यहां पर भी नीचे आप देख सकते हैं पतंजलि का विज्ञापन चल रहा है। फिर आगे 2 गोली और 1 बूंद, कोरोना के मरीज 100% ठीक। आगे क्वेश्चन मार्क या सवाल डाल देने से आपकी जो जिम्मेदारी है वो बच नहीं जाती है। क्या आपने स्वामी रामदेव से बाद में जाकर यह सवाल किया था कि रामदेव जी जो दावा आपने किया था वो आखिर कहां गया? और रामदेव क्या करते हैं? उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, कहते हैं मुझे शिकार बनाया जा रहा है, मैं पीड़ित हूं, मेरी जाति और मेरे धर्म पर हमला किया जा रहा है। रामदेव जी एक बात मैं आपको बता दूं, आप वो शख्स हैं जिन्हें बगैर मोदी सरकार के समर्थन के करोड़ों लोगों का प्यार हासिल है। लिहाजा अगर आप खुद को पीड़ित बताते हैं ना, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। पीड़ित वो लोग हैं जो जिन पर सरकार अपना दबाव लगातार बनाए रखती है, जिन पर दमन किया जाता है, जो 23 साल तक जेल में पड़े रहते हैं बगैर किसी गुनाह के। पीड़ित वो हैं रामदेव, ये ना भूलें आप। और अब आप आपको पीड़ित बता रहे हैं, सुनिए पहले रामदेव कह क्या रहे थे। कुछ लोगों ने तो स्वामी रामदेव की जात को लेकर के, मेरे धर्म को लेकर के, मेरे सन्यास को लेकर के, और यहां तक कि अलग अलग प्रकार से एक बहुत गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। जाति और धर्म पर हमला, जी हां, बहुत ही आसान सा शिगुफा है खुद के लिए सहानुभूति हासिल करना। आज मेरे कुछ सवाल आयुष मंत्रालय से हैं, और वो 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर। आखिर क्यों आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कोरोनिल बेचने की अनुमति दे दी? क्योंकि पहले आपने नोटिस जारी किया, रामदेव का तो वादा था कि उनके पास दवा है जो गलत साबित हुई। फिर आप उन्हें क्यों बेचने की अनुमति दे रहे हैं, चाहे आप जो भी तर्क दे रहे हो? सवाल नंबर 2, दावा तो कोरोना का इलाज था ना, क्योंकि इसी मुद्दे पर रामदेव पलट गए थे, तो आप ऐसे में कैसे उन्हें बेचने का इजाजत दे सकते हैं? मुद्दा नंबर 3, क्या रामदेव के रसूख के आगे झुक गया आयुष मंत्रालय? यह सवाल तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि देखिए कोरोना के प्रबंधन और कोरोना के इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। रामदेव बालकृष्ण लगातार इसे इलाज के तौर पर पेश कर रहे थे, प्रबंधन के तौर पर पेश नहीं कर रहे थे। और देखिए रामदेव खुद को जब पीड़ित बताते हैं ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। रामदेव जी ये ना भूलें कि यहां पर किसी और ने नहीं, आयुष मंत्रालय ने आप पर सवाल उठाया था, विपक्ष की किसी सरकार ने नहीं, क्योंकि इस वक्त सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। लिहाजा रामदेव जी अगर आप खुद को पीड़ित बताते हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलना चाहूंगा, इस खबर पर गौर कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने
रामदेव की पतंजलि पर रोक लगा दी थी इस खबर के मुताबिक। और ये खबर में पता है क्या है? रामदेव जी चंदन की लकड़ियां चीन को भेज रहे थे। यह मामला अदालत में गया। अदालत में पतंजलि ने यह कहा कि हमें इजाजत दी जाए, हम चीन को सैंडलवुड की लकड़ियां जो हैं भेजना चाहते हैं। यह किसी और ने नहीं बल्कि DRI ने आप पे सख्ती की थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने इस बार की थी। यानी कि सरकारी एजेंसीज आप पर कदम उठा रही हैं। यह बात अलग है कि बाद में न जाने बहुत ही रहस्यमय कारणों से वो यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए खुद को कृपया आप पीड़ित मत बताइए। और आप चीन को सैंडलवुड की लकड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे थे। जानते हैं रामदेव जी, अगर आपकी जगह कोई और होता जो सत्ता के इतने करीब ना होता तो इस वक्त संबित पात्रा सरीखे भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको चाइनीज एजेंट बता रहे होते। जी हां, अगर आप मोदी सरकार के इतने करीब ना होते तो अब तक आपको चाइनीज एजेंट बता दिया गया होता। क्यों? क्योंकि आप कुछ महीनों पहले चाइना को सैंडलवुड की लकड़ियां जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बताइए। मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से मैं रामदेव का प्रशंसक रहा हूं। क्या अब मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं? बतौर योग गुरु उनका असर मुझ जैसे कई लोगों पर है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं योग को लाखों करोड़ों लोगों तक ले गई। मगर रामदेव न जाने कब स्वामी रामदेव से लाला रामदेव बन गए, हमें पता ही नहीं चला। बीच में रामदेव काला धन के आंदोलन के लिए रामलीला मैदान में उतरे थे। आप जानते हैं, जब उन्होंने वो आंदोलन किया था तब मैं बतौर पत्रकार उसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जो काला धन विदेशों में फंसा है उसे भारत लाया जाना चाहिए। यह देशभक्ति का काम है। और मुझे बहुत खुशी थी कि रामदेव जी ने बगैर सरकार के डर के इस आंदोलन में वो शरीक हुए, या पूरे इस आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की, क्योंकि आप जानते हैं अन्ना आंदोलन में भी काफी हद तक वो शामिल थे। बाद में बीच रात को इस तरह से औरतों के कपड़े पहन के उन्हें भागना पड़ा। दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था, मैंने मजाक नहीं उड़ाया था। मैं नहीं भूल सकता हूं, जब मैं आज तक में था और लालू प्रसाद यादव मेरे साथ स्टूडियो में थे और मैं लालू जी से लगातार यह सवाल पूछ रहा था, लालू जी, आपकी दिल्ली पुलिस ने बीच रात में रामदेव के समर्थकों पर हमला किया था, क्या यह जायज है? बीच रात में आपने हमला किया, न जाने कितने लोग मारे जा सकते थे। लालू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, बार बार टाल रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में। मैंने उनसे एक बार सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरी बार वही सवाल किया, और जब 3 बार उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो किया जो आज तक किसी एंकर ने उनके साथ नहीं किया। मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता, प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखला दिया। आज 2011 में, आज से करीब 9 साल पहले ये जो कार्यक्रम हुआ था उसकी एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए। लालू जी, मैं आपकी रूपरेखा नहीं सुनना चाहता हूं। ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल जीवन में कई बार कह चुके हैं। मेरा आपसे सवाल है, कल पुलिस के दमन पर आपको नहीं लगता कि औरतें और बच्चों के होते हुए यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रुख था? देखिए, बात सुन लीजिए। औरतें, बच्चे, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग थे, और जो भी हुआ होगा या नहीं हुआ, कौन घायल हुआ नहीं हुआ, और आप चलिए लालू जी, मेरे पास भी वक्त नहीं है आपके भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप मुझे बताइए ना, आज तक किस न्यूज एंकर ने इस तरह से लालू प्रसाद यादव को स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखलाया, उस वक्त जब यूपीए के अंदर वो रसूख भरे नेता थे? और फिर जब मैं एबीपी न्यूज में था तब मैंने रामदेव जी से एक सवाल किया था कि रामदेव जी, काला धन तो अब तक नहीं आया। आप मुझे बताइए, अगर 2019 के चुनाव आते आते तक काला धन देश में नहीं आता तो क्या आप मोदी सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे, उनके खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे? तो रामदेव जी ने मेरे उस सवाल का जवाब टाल दिया। यह कह दिया कि अभी तो बहुत वक्त है ना 2019 का चुनाव में, देखते हैं तब क्या होता है। रामदेव जी बार बार वादा खिलाफी करते रहे, वादे से मुकरते रहे। आपका यह दोष है रामदेव जी। देखिए कि आपने खुद को क्या बना दिया है। मैं जानता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है, मगर
रामदेव जी ने जो लोगों के दिल में जगह बनाई थी, उसकी वजह कुछ और थी। अगर आप देश के सामने लाला रामदेव बनकर आते, एक बिजनेसमैन के जरिए आते ना, तो लोग आपके पांव नहीं पड़ते, लोग आपकी पूजा नहीं करते, जो शायद इस वक्त करते होंगे। इसलिए रामदेव जी, इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए। आपने वादा खिलाफी की है, आपने यू टर्न किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदारी से देश की जनता के सामने आके आपको माफी मांगनी चाहिए। मेरे जैसे समर्थकों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। मगर आप क्यों मांगेंगे? आप नहीं मांगेंगे। मगर याद रखिएगा, आप एक आध्यात्मिक आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि ईश्वरीय इंसाफ में आपका विश्वास होगा। तो आज, कल, परसों तक रामदेव जी आप लोकप्रियता की ऊंचाइयों में चढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मगर ईश्वरीय इंसाफ का वक्त भी आएगा। उस दिन को जरूर याद रखिएगा। नमस्कार।